पाकिस्तानी फ़ौज के खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का कहना है कि सियासी मामलात में फ़ौज की मुदाखलत एक तल्ख हकीकत है और मुल्क के लिए नुकसानदेह है। BBC को एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज की सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ाम बारे पूछे गए एक सवाल के जवाब में ISI के साबिक सरबराह का कहना था कि लोग फ़ौज की सियासी मामलात में मुदाखलत पर खफा हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि खान साहब का सबसे बड़ा मसला उनके बारे में ये तासुर है कि वो खुद हुकूमत में नहीं आए बल्कि वर्दी वाले इनको लेकर आए। सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब का जो बैगेज है बहुत बड़ा, क्योंकि आम आदमी जो है उनके नज़दीक उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी सस्पेक्ट है कि जी ये तो अपने जोर और शोर पर आए भी नहीं है, ये तो कहना चाहिए कि फौजी टैंक पर बैठ कर है। सन 1990 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो के मुखालिफ सियासतदानों में पैसे तकसीम करने वाले असद दुरानी कहते हैं कि कुछ लोग तारीख से नहीं सीखते क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपनी तारीख बनाएंगे। ये कहते वक्त यकीनन उनका इशारा पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था जो सियासत में मुदाखलत से बाज नहीं आती। असद दुरानी के मुताबिक फौज की मुदाखलत तो है, होनी चाहिए या नहीं, ये वो बहस है जो आज तक किसी समत नहीं बैठी। तजुर्बा भी यही है कि जब भी फौज ने मुदाखलत की तो देखने में आया कि जिन सियासी जमातों को बाहर रखने की कोशिश की गई वो फिर वापस आ गई। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि जैसे कि अयूब खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाहर रखना था, वो वापस आ गए और मुंतखब हो गए। ज़ियाउल हक के बाद बेनज़ीर भुट्टो तशरीफ़ लाईं। जनरल मुशर्रफ जैसे ही निकले हैं तो जिन दो जमातों को उनका ख्याल था बाहर रखना चाहिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, दोनों जमातें इलेक्शन लड़कर मुंतखब हो गई। ये मुदाखलत नुकसानदेह है जब आप सियासी इंजीनियरिंग करें। याद रहे कि असद दुरानी को सन 1988 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात किया गया था, जबकि सन 1990 में इन्हें DG ISI मुकर्रर किया गया। सन 1993 में रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने बतौर पाकिस्तान के सफ़ीर जर्मनी और सऊदी अरब में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। इस वक्त वो अपनी हालिया किताब ऑनर अमंग स्पाइस के छपने के बाद एक बार फिर से खबरों में है। ये किताब इनकी पहली किताब स्पाई क्रॉनिकल्स के सिलसिले की ही दूसरी किताब है। असद दुरानी अक्सर तनाज़ात की जद में रहते हैं, चाहे वो इनकी छपने वाली दो किताबों में मौजूद मालूमात से मुतालिक हो या फिर उसामा बिन लादेन से मुंसलिक इनके बयानात जिन्हें वो अपना तज्ज़िया कहते हैं। जहाँ रही बात मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन के जारी जलसों की, तो हिज़्ब मुखालिफ की जमातों के रहनुमा फ़ौज पर सियासी मामलात में मुदाखलत की बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने PDM के एक जलसे के दौरान बराह रास्त पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह पर इनकी हुकूमत को गिराने और फिर सन 2018 के आम इंतखाबात में इमरान खान को कामयाब करवाने का इल्ज़ाम आयद किया था। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया था कि फ़ौज के कहने पर अदलिया उनके खिलाफ मुकदमात चला रही है। इसी हवाले से बात करते हुए असद दुरानी ने कहा कि ISI एक ऐसा इदारा है जो बुनियादी तौर पर गैर मुल्की इंटेलिजेंस को काउंटर करने के लिए है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फ़ौज के लोग शामिल हैं और हाजिर सर्विस अफसरान हैं, ख़ास तौर से इनका सरबराह। तो अगर इस किस्म की सियासी इंजीनियरिंग का काम इनको मिल जाए तो वो इसे ज़रूर कर सकते हैं। PDM की तहरीक से मुतालिक उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का तजुर्बा इस फील्ड में हम सबसे ज़्यादा है, वो धरना ना करने के लिए ISI की बात क्यों सुनेंगे। आम तासुर यही है कि ISI के बगैर कोई धरना नहीं हो सकता, जैसे इससे पहले कहा जाता था कि अमेरिका के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल पर उनका कहना था कि पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल का सामना है और मसाइल हमेशा रहते हैं। एक बात तो पक्की है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मसला होता भी अंदर ही है। असद दुरानी ने मजीद कहा कि इस वक्त सियासी तौर पर कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ इलाके जैसा कि बलोचिस्तान में बदअमनी है, सियासी तौर पर अजनबियत का सामना है, मईशत वाकई ख़राब है। ये नहीं कि मईशत ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब हुकूमत पर एतबार न हो और कहा जाए कि इसे तो फ़ौज लेकर आई है और एक ऐसा लीडर है जो हर चीज़ पर कहता है कि जी मैं U-टर्न लूँगा तो अजीम लीडर बन जाऊँगा वरना नहीं बनूँगा, इस तरह की हुकूमत पर एतबार तो नहीं रहता। अब ये हुआ है कि ये तमाम मसाइल एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। साबिक DG ISI ने कहा कि मुल्क की अंदरूनी सलामती को लाहक खतरात इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है जिनसे निपटना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इंटरव्यू के दौरान जब इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान को लाहक अंदरूनी और बैरूनी खतरात में से इनके ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, तो उनका कहना था कि इंडिया अब इतना बड़ा खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त सन 2019 को इंडिया की तरफ से कश्मीर के इल्हाक की कोशिश के बाद इंडिया के लिए खुद इतने बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं कि अब वो हमारे लिए खतरा नहीं रहा। जनरल दुरानी के बकौल इनमें ईरान, तुर्की और सऊदी अरब बड़े और नए चैलेंजेस हैं। इनका कहना था कि वैसे भी इंडिया हमेशा और हर वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं रहा। आजकल गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी तौर पर सूबा बनाने की बात की जा रही है। इस बारे में जहां मुल्क में आरा मुनक़सिम है, वहीं असद दुरानी ने इसी से मुंसलिक एक किस्सा सुनाया। वो बताते हैं कि जब मैं कश्मीर के मामलात देख रहा था तब मुझे एक करीबी दोस्त यूसुफ समझाया करता था कि जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत तब्दील करने की गड़बड़ की गई उस दिन हमारे कश्मीर का उसको बड़ा धचका लगेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निज़ाम भी इस तर्ज का नहीं कि लोग इस निज़ाम का हिस्सा बनना चाहेंगे। उनका कहना है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को ज़्यादा हुकूक देने हैं तो बेशक दें,
لیکن ان کو زبردستی پاکستان کا صوبہ نہ بنائیں۔ چند ماہ قبل شائع ہونے والی اپنی کتاب آنر امنگ اسپائز کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک کسی کتاب میں تنازع نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ وہ تو پھر ایک سرکاری قسم کی تحریر ہو گئی جو آپ ISPR سے لے لیں یا سرکار سے لے لیں۔ تنازع تو آپ کو پیدا کرنا ہے تاکہ بحث ہو سکے۔ اس سے پہلے بھی اسد درانی پر اپنی کتاب دی اسپائی کرونیکلز میں حساس نوعیت کی معلومات لکھنے پر پاکستان کی فوج نے ان سے جواب طلب کیا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جہاں تک ریاست کے راز افشا کرنے کی بات ہے تو شور بہت مچا، لیکن کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ اس کتاب میں ریاست سے منسلک کون سے راز تھے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت لوگوں پر مقدمہ چلانا سب سے آسان کام ہے۔ جتنی باتیں راز تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ کسی نے ادھر سے بتا دی، کسی نے ادھر سے، تو پھر رازداری کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ 7-8 برسوں میں مجھے اسامہ بن لادن والی بات پر کافی لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہے، حالانکہ میں نے صرف اپنا تجزیہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنا تجزیہ دے کر میں نے کسی کمزوری کو ظاہر کر دیا ہے یا دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ میں نے ایک تجزیہ دیا جس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو کیا کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ کوئی اندر کی معلومات ہوں تبھی بات کریں گے، بلکہ اندر کی معلومات تو اکثر غلط ہوتی ہیں، لیکن جو صورتحال کے متعلق آپ کا اندازہ ہوتا ہے وہ بہتر نکل آتی ہے۔ کتاب سے منسلک تنازعات کے بارے میں انہوں نے مرزا غالب کا شعر دہرایا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر کئی لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی اور کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ مشرف کی کتاب کسی نے نہیں دیکھی تھی، شاہد عزیز کی کتاب بڑی تنقیدی ہے، اس پر لوگوں نے کہا کہ اس کا حق ہے، لکھ سکتا ہے، لیکن آج تک کسی نے روکا نہیں۔ مجھے ریٹائرمنٹ کے وقت اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے کہا تھا کہ تمہیں خود دیکھنا ہے کہ اپنی بات کہاں تک لکھنی ہے اور کہاں تک نہیں، اپنا سینسر خود ہی کرو، اور اصول بھی یہی ہے۔ آنر امنگ اسپائز کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میرا تجویز کردہ ٹائٹل نہیں تھا، میرا ٹائٹل تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا، A Tale of Two Books، جو میں نے تجویز کیا تھا، کیونکہ یہ پہلی 2 کتابوں پر مبنی ہے۔ لیکن پھر بات ہوئی کہ پہلے والا ٹائٹل اچھا ہے، اس کتاب میں یہی لکھا ہے کہ کون سی چیز پر تکلیف تھی اور کس پر نہیں، کس بات کو بہانہ بنا کر کچھ کر سکتے ہیں اور کس پر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس افسانوی کہانی کا مرکزی کردار اسامہ بن لادن ہے، جس کے لیے میں نے فکشنل کردار بنایا ہے۔ عظمیٰ بنت لادن خاتون جنگجو، دہشت گرد، آزادی پسند، ہمیشہ سے ہمارے جہادیوں میں خواتین کا کردار رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی رضیہ سلطانہ، چاند بی بی کا ذکر ہوتا ہے۔ خواتین جہادیوں کو تو لیلا خالد نے بہت متاثر کیا تھا۔ لیلا خالد فلسطینی تھی اور اس کہانی میں اس کا بھی ذکر ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔